वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। आखिर 13 अगस्त अर्थात आज संसद का सत्र समाप्त हो गया अनिश्चित काल के लिए। और लोकसभा और राज्यसभा दोनों अब कब वापस इनके सत्र लगेंगे या विशेष सत्र लगेगा, यह भविष्य के गर्भ में पहुंच गया। अभी बात कर रहे हैं कि क्या प्राप्त हुआ पक्ष को, क्या प्राप्त हुआ विपक्ष को, दोनों क्योंकि दोनों ही पक्ष आए थे तैयारियों के साथ, कुछ गर्दनों के साथ थे, कुछ आरियों के साथ। तो आज उसकी समीक्षा की बेला है। ये 20 जुलाई 2026 से आज 13 अगस्त तक सत्र था। 24 दिन चला, 24 ही दिन चला, लेकिन इसमें हासिल क्या हुआ? अगर पक्ष के दृष्टिकोण से देखें तो हासिल हुआ, लेकिन विपक्ष के दृष्टिकोण से देखें तो हासिल कुछ भी नहीं हुआ। पक्ष के दृष्टिकोण से, सत्ता पक्ष के दृष्टिकोण से क्या हासिल हुआ? सत्ता पक्ष ने इन 24 दिनों में बिना किसी व्यवधान के वंदे मातरम बिल दोनों सदनों में पास करवा करके राष्ट्रपति के पास पहुंचा दिया। एक पब्लिक एग्जामिनेशन संशोधन बिल भी बिना किसी किंतु परंतु के दोनों सदनों में पास होकर के चला गया। इसी तरीके से जजों की संख्या सुप्रीम कोर्ट में 34 से 38 करने वाला बिल भी दोनों सदनों में पास होकर के चला गया। ये तो कार्य हुआ पक्ष के दृष्टिकोण से। इसके अलावा भी कुछ ऐसे बिल थे जो केवल लोकसभा में आए और वहाँ से पास हुए, कुछ राज्यसभा से आए, पास हुए, लेकिन सरकार ने स्वयं उनको जल्दबाजी करके आगे नहीं बढ़ाया। ऐसे कई सारे बिल थे। जैसे एक ये भी पास हुआ जन्म मृत्यु पंजीकरण वाला, जिसके तहत जन्म मृत्यु का पंजीकरण अनिवार्य करते हुए इसके लाभ और इसके समयावधि ये सब कुछ तय कर दिया गया। ये बिल भी पास हुआ। अब बात कर रहे हैं विपक्ष को क्या हासिल हुआ। विपक्ष को केवल एक शोर शराबे करने वाला समूह के रूप में पूरी देश की जनता के सामने वो स्थापित हुए। उन्हें हासिल कुछ नहीं हुआ। यद्यपि राम मंदिर चढ़ावा का मुद्दा वे लगातार उठाते रहे। नीट और छात्रों के साथ में अन्याय हुआ, उनके साथ में लाठीचार्ज हुआ और जंतर मंतर पर जो कुछ हुआ उसमें पुलिस कार्रवाई क्यों की, इसको लेकर के और वो उनका विरोध चलता रहा। ये बिल्कुल गायब कर दिया गया कि वहाँ शांतिपूर्ण प्रदर्शन के स्थान पर 200 पुलिस वाले घायल हुए, उसमें कई हॉस्पिटलाइज्ड हुए, कई जन्म जिंदा रहने और मरने के बीच में झूलते रहे। उसमें 60-70 विद्यार्थी भी, तथाकथित विद्यार्थी कहना चाहिए, क्योंकि उसमें करीब 3000 अपराधी तत्व भी जंतर मंतर के उस तथाकथित छात्र आंदोलन में शामिल हो गए थे। 3000, और उनकी धरपकड़ अभी भी चल रही है। उसमें कई जो दिल्ली दंगे में जो आरोपी थे और जमानत पे छूटे हुए थे, वे भी उसमें शामिल हुए। ऐसी जानकारियां निकल के आ रही। तो कुल मिलाकर के विपक्ष को ये प्राप्त हुआ कि वे उसके अंदर जाए बिना कुछ उनका समय खर्च नहीं हुआ और बाहर ही वे आंदोलन करते रहे। आखिर में ये कि क्यों नहीं आ रहे अमित शाह, क्यों नहीं आ रहे अमित शाह ने कहा भाई मैं रोज़ ही आता हूँ, लेकिन आप तो बाहर शोर करते रहते, मैं अंदर आके करूँगा क्या? मैं अपने कार्यालय में बैठा रहता जो संसद के अंदर रहता है, और बाद में मैं समय जब पूरा होता तो चला जाता हूँ। रोज़ आ रहा हूँ, लेकिन आप कोई बाहर संसद भवन के बाहर आप लोग रोज तख्ती लेके बैठ जाते और आप वहाँ पर मस्करियाँ भी करते रहे। ऐसे भी उन्होंने नहीं कहा, लेकिन जो चित्र आए वो इस तरीके से। तो उन्होंने कहा था कि भाई आप बाहर थे, हम अंदर बैठ करके और उसमें सत्र के अंदर जाके क्या करेंगे, आप तो है नहीं। और इसीलिए इस दफ़े आखिरी के 2 दिनों में अमित शाह ने पत्र दे करके, लोकसभा अध्यक्ष को पत्र दे करके कहा कि मैं अंदर जा रहा हूँ और मैं उनके हर सवाल का जवाब दूंगा। जो भी सवाल वो कर सकते हैं उनका सबका जवाब दूंगा, एक एक सवाल का जवाब दूंगा। राहुल गांधी और विपक्ष के लोग अंदर आए, लेकिन राहुल गांधी ने इसके प्रतिक्रिया में 12 अगस्त को ये बोल दिया कि हम उनका लेक्चर सुनने नहीं चाहते। वाह भाई, मतलब चित भी तुम्हारी, पट भी तुम्हारा, दोनों तरफ तुम्हारा। तो इस तरीके से बहुमत 2/3 है भारतीय जनता पार्टी या कि एनडीए गठबंधन के पास में 2/3 बहुमत होते हुए उन्होंने डिलिमिटेशन बिल भी नहीं रखा, उन्हें एफसीआरए बिल भी रख करके और उसको संयुक्त संसदीय समिति को भेज दिया। अर्थात वो चाहते तो जो एफसीआरए बिल है
फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेटरी एक्ट वाला, जिसके अंदर विदेश से जो पैसा आता है इसकी मॉनिटरिंग होना चाहिए, क्योंकि ये पैसा धर्म परिवर्तन और धर्मांतरण के साथ ही राजनीतिक हितों को साधने के लिए कुछ एनजीओ को मोहरा बना करके उनको उपयोग हो रहा है, और एनजीओ बेलगाम हो चुके हैं और वो विदेशी इशारों पर अपने एजेंडे तय कर रहे हैं। लिहाजा बाहर से जो पैसा आएगा उस पर नियंत्रण आवश्यक है। नियंत्रण आवश्यक मतलब उनको ये बताना पड़ेगा कि कहाँ से पैसा प्राप्त आ रहा है, कौन पैसा आपको दे रहा है, और ये किसी एक ही खाते में आएगा, एक ही बैंक में आएगा, और इसका हिसाब किताब भी आपको देना पड़ेगा। और आधार और बाकी जो आपकी लिंक व्यवस्था है उससे आपको जोड़ना पड़ेगा एनजीओ कौन चला रहे हैं। साथ ही एक एनजीओ दूसरे एनजीओ को फंड दे करके और वो अपने उद्देश्य पूरा करता है, ये नहीं चलेगा। इसी तरह आपके जो प्रशासनिक खर्चे अर्थात भीतर के जो एनजीओ के अंदर खर्चे करते हैं कार्य चलाने के लिए, वो 50% से उसको घटा करके 20% कर दिया गया कि 20% ही आप प्रशासनिक करेंगे, 80% आप जिन उद्देश्यों को लेके आपका एनजीओ स्थापित है उसके तहत आपको स्वयं खर्च करना पड़ेगा। तो ऐसे बहुत सारे जो शक्तियाँ थी, तो उसके कारण से दक्षिण के भी कुछ ईसाई मिशनरीज को बड़ी तकलीफ हुई। ऐसा तो हमारे स्कूल बंद हो जाएंगे, चर्च बंद हो जाएंगे। ऐसे कुछ मुस्लिम भी जो अथॉरिटीज़ थे उन्होंने कहा कि हमारे तो मस्जिदों को जो फंड आ रहा है, हमारे जो मदरसों को फंड आ रहा है, या कि कहना चाहिए कि यानी कि आतंकवाद को पोषित करने के लिए जो फंड आ रहा है उसमें दिक्कतें हो जाएगी। ये कोष्टक में लिखी हुई बात है। तो कुल मिलाकर के जो अभी तक जो होता रहा है, क्योंकि याद रखिएगा 1975 में 76 में जब आपातकाल लगा था तो सबसे पहले इंदिरा गांधी ने ही ये FCRA बिल लेके आई थी और वहीं से उनकी मॉनिटरिंग शुरू हुई। फिर 2010 में जब मनमोहन की सरकार थी तो उस समय तो और सख्तियाँ की गई। बाद में और आगे समय चला, 2020 में नरेंद्र मोदी ने भी काफ़ी इसमें जो राशियाँ हैं उनको ठीक करना, मॉनिटरिंग और इन पर नियंत्रण ये सब किया। और अब जा कर के आपने देखा कि जंतर मंतर में भी 9 करोड़ 40 लाख रुपए आए। और कौन देने वाला था? वो जो बर्गर और पिज्ज़ा और बेहिसाब पैसा आ रहा था। लोग तो कह रहे हैं शराब भी वहाँ पर बटी, उनके पैसा आखिर कौन दे रहा था? कौन क्योंकि ये तीनों लड़के विदेशी हैं। विदेशी है से मतलब विदेश में ही ये विद्या अध्ययन करते हैं। वो आपका दीप के कह लो या सिप के कह लो या मीप के कह लो, ये जो तीन ही है, सौरभ वगैरह वगैरह क्या नाम है इनके, ये सब विदेशों में ही पढ़ने वाले बच्चे हैं। और विदेश से ही आकर के ये मई में आए और जून में इन्होंने पूरे देश में तहलका मचा दिया है। आखिर ये इंफ्रास्ट्रक्चर किसने तैयार किया? ये भीतर ही भीतर सारा काम किसने करवाया? ये पैसे ने करवाया। ये पैसा जब विदेश से आता है इसकी मॉनिटरिंग आवश्यक है। इस सरकार ने FCRA बिल के माध्यम से इस पर नियंत्रण करना चाहा, लेकिन विपक्ष अर्थात अखिलेश यादव अर्थात राहुल गांधी, इन दो ने तो मुखर विरोध किया। ये कहा, कांग्रेस ने कहा वापस कर लो इसको। मतलब ऐसे आंदोलन भविष्य में और होते रहें और खुराक विदेशों से आते रहे। किसान आंदोलन में भी यही हुआ, अभी जो जंतर मंतर पर उसमें भी यही हुआ। तो इससे रोकथाम के लिए और इस पर ठीक से ये नियंत्रण करने के लिए अच्छे उद्देश्यों के लिए पैसा है, कोई दिक्कत नहीं। आप चैरिटी के लिए पैसा दे रहे हो, अच्छे कार्यों के लिए, गरीबी दूर करने के लिए दे रहे हो, शिक्षा के दे रहे हो, चिकित्सा के लिए दे रहे हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप राजनीतिक हित साधने के लिए या राजनीतिक दलों को प्रश्रय देने के लिए पर्दे के पीछे विदेशी शक्तियां काम करें और फंडिंग वहाँ से करें, ये नहीं चलेगा। इसलिए इस बिल को भी रोक दिया गया। तो अभी उसको संयुक्त संसदीय समिति को दिया है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने मुखर विरोध किया। बाकी जो DMK वगैरह वगैरह थे उनकी अपनी शिकायतें थी, लेकिन सरकार ने उनको सबसाइड कर दिया था। लेकिन दो की भी शिकायत क्यों हो, चाहते तो इस बिल को पास करवा लेते, क्योंकि इसमें तो सामान्य बहुमति चाहिए, लेकिन नहीं किया। अब नहीं किया के बाद क्या डिलिमिटेशन बिल और महिला आरक्षण बिल को सरकार ने ठंडे बस्ते में डाल दिया 2/3 बहुमत होने के बावजूद? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। 2 दिन का विशेष सत्र अति शीघ्र बुलाया जाएगा और उसमें, क्योंकि ये तो सारी मेहनत इसलिए की जा रही है और FCRA बिल चाह करके और इसको अभी वापस ठंडे बस्ते में इसलिए डाल दिया JPC को भेज करके, ताकि अभी जो महिला आरक्षण और परिसीमन बिल है इसमें कहीं दिक्कतें नहीं आए 2/3 बहुमत के लिए। और DMK हुआ, TDP हुआ, किसी को भी कोई शक शुबा हो तो वो भी समाप्त कर दिया गया है। थोड़ा बहुत कुछ होगा वो भी समाप्त कर देंगे, लेकिन ये बिल आएगा, आकर रहेगा। वीडियो ठीक लगा हो शेयर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। भारत माता की जय।